ग्लिसरॉल की रिएक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड हमने एक कर ली थी। उस केस में हमने देखा था कि जब हम लो टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाएं ग्लिसरॉल की विद ऑक्सैलिक एसिड, ये हमने की थी 383 केल्विन पे, तो उस टाइम जो ऑक्सैलिक एसिड है वो कन्वर्ट हो गया था इनटू फॉर्मिक एसिड। तो उस रिएक्शन को हमने इस नज़रिए से यूज़ किया था। अब अगर हम हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करें ग्लिसरॉल की ऑक्सैलिक एसिड के साथ, तो तब ग्लिसरॉल जो है वो खुद एलाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी। किस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड करती है ये हम अब देखते हैं। तो ग्लिसरॉल की जब रिएक्शन होगी विद ऑक्सैलिक एसिड एट ए हायर टेम्परेचर, तो उस केस में दो ऑक्सैलिक एसिड के दोनों ग्रुप्स ही कंबाइन हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा ग्लिसरॉल डाई ऑक्सैलेट। तो 383 केल्विन पे तो मोनो ऑक्सैलेट मिलता है, तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल इधर से निकलेगा और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इधर से निकलेगा, तो हमें इस तरीके से डाई एस्टर मिल जाएगा। अगर हम इस सिस्टम को हीट करें थोड़ा हाई टेम्परेचर पर 503 केल्विन पर, तो हमें मिलेगा ये यहां पर जो ऑक्सैलिक एसिड है उसका डाई ऑक्सैलेट बन गया, यानी कि दोनों OH ग्रुप्स जो हैं ग्लिसरॉल के वो इन्वॉल्व हो गए रिएक्शन में। अब 503 केल्विन कोई इतना लो टेम्परेचर भी नहीं है, इसलिए इतने हाई टेम्परेचर पर यहां से दो मॉलिक्यूल जो हैं CO2 के, कार्बन डाइऑक्साइड के, वो निकल जाएंगे। इस कंपाउंड को आप बोलोगे ग्लिसरॉल डाई ऑक्सैलेट। तो दोनों मॉलिक्यूल निकलने के बाद इस कार्बन और नीचे वाली कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहां पर हमें मिलेगी CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 और OH। तो इस केस में आप देखते हो कि जो ये वाली अल्कोहल है इसके एलिलिक कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको कहा जाता है एलाइल अल्कोहल। एलाइल अल्कोहल। तो यहां पर दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लूज हुए हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ऑक्सैलिक एसिड के साथ अगर ग्लिसरॉल की रिएक्शन की जाए तो लोअर टेम्परेचर दैट इज 383 केल्विन पे ऑक्सैलिक एसिड जो है वो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर थोड़े हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करें दैट इज 503 केल्विन पर, तो तब जो ग्लिसरॉल है वो एलाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से ऑक्सैलिक एसिड के साथ दोनों रिएक्शंस करने के बाद हम करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अब ग्लिसरॉल की ऑक्सीडेशन करनी है, तो ग्लाइकॉल की ऑक्सीडेशन में भी हमने देखा था कि कई डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो बने थे। तो उसी तरीके से ग्लिसरॉल की जब हम करते हैं ऑक्सीडेशन तो उस केस में भी कई प्रोडक्ट्स बनते हैं, पर अब जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो हम सेपरेट कर सकते हैं या बना सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट रिएजेंट्स। जैसे ग्लाइकॉल में तो हमने ऑक्सीडेशन की थी विद कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ओनली, तो नाइट्रिक एसिड के साथ जो डिफरेंट हमारे पास वो प्रोडक्ट्स बने थे, जैसे बीच में ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड बना था, फिर ग्लाइकोलिक एसिड बना, ग्लाइऑक्सैल बना, तो वहां पे हम किसी एक कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर पाते थे। पर अब अगर हम ग्लिसरॉल की ऑक्सीडेशन करें तो तब डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करने पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। तो जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में मैं पहले जनरल वे में लिखवा देता हूं आपको ऑक्सीडेशन, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे कैसे हमें मिलेंगे। तो ये आपकी कॉपी पे करीब आधा पेज खाली होना चाहिए, और जो खाली आधा पेज है उसके बिल्कुल मिडल में ये रिएक्शन आप शुरू करोगे। यानी कि ये जो मैंने ग्लिसरॉल का लिखा है फॉर्मूला, ये जो आधा पेज मैंने खाली बोला है उसके मिडल में आप लिखोगे। फिर इसकी ऑक्सीडेशन करनी है सबसे पहले।
ऑक्सीडेशन अगर हम करेंगे ग्लिसरॉल की तो सबसे पहले हमें मिलेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, यानी कि चाहो तो प्राइमरी जो OH ग्रुप है इसकी ऑक्सीडेशन कर लें या जो सेकेंडरी OH ग्रुप है मिडल में उसकी ऑक्सीडेशन हो जाए। अगर प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ऑक्सीडेशन हम करें तो इससे ऊपर बन जाएगा एल्डिहाइड, इस कंपाउंड को कहा जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड। और अगर नीचे वाले जो सेकेंडरी OH ग्रुप है अगर इस जगह पे ऑक्सीडेशन हो तब हमें मिलती है ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ऊपर वाला जो कंपाउंड है उसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। मैं साथ में नेम्स भी इनके लिखे जाता हूं। इसको कहा जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड दिस कंपाउंड इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो क्यों डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कहा? ये बड़ी सिंपल बात है। इधर अगर CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 हो, तब ये कंपाउंड होता है एसीटोन। तो एसीटोन में दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगाने हैं। दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अब एक ही कार्बन के ऊपर तो लग नहीं सकते क्योंकि वो अनस्टेबल चीज बनेगी। तो इसलिए दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो दोनों एंड कार्बन्स हैं उनके साथ ही हम लगाएंगे, तो तभी इसको डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बोला है। जस्ट इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की पोजीशन मेंशन नहीं की है, तो पोजीशन मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि कार्बोनिल कार्बन के साथ तो OH लगेगा नहीं, या ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा, इन दोनों जगह पे ही लगेगा एक एक ग्रुप। एक कार्बन के ऊपर दोनों OH ग्रुप तो लग नहीं सकते। फिर आगे अगर हम यहाँ पे जो ग्लिसरॉल्डिहाइड बना है इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कर दें, एल्डिहाइड जो ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इससे हमें मिलता है ग्लिसरिक एसिड, इसको कहेंगे ग्लिसरिक एसिड। और अगर हम ग्लिसरिक एसिड की भी फर्दर ऑक्सीडेशन कर दें, यानी कि जो दूसरा प्राइमरी OH ग्रुप है इसकी ऑक्सीडेशन करके इसको कन्वर्ट कर दें इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो अब जो एसिड बना इसको हम कहेंगे टार्टोनिक एसिड। दिस, तो ये बना है यहां पर टार्टोनिक एसिड। फिर जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बनी है अब इसमें हम फर्दर ऑक्सीडेशन करने की कोशिश करेंगे। तो इसकी ऑक्सीडेशन की जाए तो एक जो OH ग्रुप है, एक प्राइमरी OH ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो चाहे ऊपर वाले की ऑक्सीडेशन कर दो चाहे नीचे वाले की कर दो, क्योंकि दोनों OH ग्रुप्स जो हैं वो इक्वलेंट पोजीशंस पर लगे हैं। अब ये कौन सा एसिड बना है? तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें ऑब्टेन हुआ है, ऐसा ही हमने एक पहले भी किया था जब हमने प्रोपाइन की ऑक्सीडेशन की थी विद कोल्ड एल्केलाइन KMnO4। तो तब बना था यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O COOH, तो उसको कहा था पाइरुविक एसिड। तो अब पाइरुविक एसिड के साथ एक OH ग्रुप भी लगा है, इसलिए इसको कहेंगे हम हाइड्रोक्सी पाइरुविक एसिड। तो ये जो कंपाउंड बना इसको कहा जाएगा हाइड्रोक्सी पाइरुविक एसिड। फिर इसकी अगर फर्दर ऑक्सीडेशन कर दी जाए तो अब जो दूसरा प्राइमरी OH ग्रुप है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? अब आपको पता है कि अगर C डबल बॉन्ड O मिडल में ना होता, यानी कि दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते, तो उस कंपाउंड को हम कहते ऑक्सैलिक एसिड। तो यहां पर जो हमें ऑब्टेन हुआ
इस कंपाउंड को हम कहते हैं मीजोक्सैलिक एसिड। मीजोक्सैलिक एसिड। तो इस तरीके से जो ग्लिसरैल्डिहाइड से पूरी रिएक्शन हमने की, ऑक्सीडेशन डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में आप देखते हो कि पहले अगर जो प्राइमरी OH ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज हुआ एल्डिहाइड में तो बना ग्लिसरैल्डिहाइड, फर्दर ऑक्सीडेशन उसकी कर दी तो बन गया ग्लिसरिक एसिड। फिर दूसरे प्राइमरी OH ग्रुप को भी अगर हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया तो इसको हम कहेंगे टार्टोनिक एसिड। अगर हम प्राइमरी की बजाय सेकेंडरी OH ग्रुप की कर दें ऑक्सीडेशन तो पहले मिलती है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, फिर एक प्राइमरी OH ग्रुप की ऑक्सीडेशन कर दी तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट किया तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड, और उसके बाद बना मीजोक्सैलिक एसिड। तो ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बने हैं, डिफरेंट कंडीशंस में बनेंगे ये, तो इन सभी के नाम भी आपको याद होने चाहिए और इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। तो इसके बाद आप एक नोट लिख लो इक्वेशंस पूरी लिखने के बाद, जिसमें हम लिखेंगे कि डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर यूज किया जाए तो कौन से डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं हमें ऑब्टेन होंगे। तो इसके लिए आप इक्वेशंस पूरी लिखने के बाद लिखो एक नोट, उसमें नंबर 1 डाइल्यूट HNO3। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3 गिव्स मेनली ग्लिसरिक एसिड। अगर हम डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करें तब हमें मिलता है ग्लिसरिक एसिड ही। फिर उसके बाद अगर हम ग्लिसरॉल की ऑक्सीडेशन करें विद कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड तो आप सेकंड पॉइंट लिख लो, विद कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड a mixture of glyceric acid and tartonic acid is obtained. A mixture of glyceric acid and tartonic acid is obtained. तो अगर रिएक्शन की जाए विद कंसेंट्रेटेड HNO3 तो तब हमें ग्लिसरिक एसिड और टार्टोनिक एसिड का मिक्सचर मिलता है। फिर एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करते हैं बिस्मथ नाइट्रेट। अगर बिस्मथ नाइट्रेट को यूज किया जाए तो तब हमें मेन प्रोडक्ट जो है वो मिलता है मीजोक्सैलिक एसिड। तो आप तीसरा पॉइंट लिख सकते हो कि ऑक्सीडेशन विद बिस्मथ नाइट्रेट गिव्स मेनली मीजोक्सैलिक एसिड। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज किए जाएं तो हमें डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिलते हैं। अब अगर ऑक्सीडेशन करें हम ग्लिसरॉल की विद फेंटन्स रीएजेंट, तो फेंटन्स रीएजेंट क्या होता है सबसे पहले, तो अगला पॉइंट लिख लो कि ऑक्सीडेशन विद फेंटन्स रीएजेंट, ऑक्सीडेशन विद फेंटन्स रिएजेंट ब्रैकेट में लिख लो मिक्सचर ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मिक्सचर ऑफ H2O2 एंड फेरस सल्फेट FeSO4। तो H2O2 और FeSO4 के मिक्सचर को हम कहते हैं फेंटन्स रिएजेंट। तो ऑक्सीडेशन विद फेंटन्स रिएजेंट गिव्स ए मिक्सचर ऑफ glyceraldehyde and dihydroxyacetone, gives a mixture of glyceraldehyde and dihydroxyacetone, और इस मिक्सचर को हम कहते हैं ग्लिसरोज। तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो नोन एज ग्लिसरोज। तो जो मिक्सचर हमें मिलेगा यहां पर ग्लिसरैल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का, उसको हम कहते हैं ग्लिसरोज। और अगर हम ऑक्सीडेशन करें ग्लिसरॉल की विद सॉलिड KMnO4
तो सबसे पहले हमें उससे मिलता है मीसोक्सैलिक एसिड, जिसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होकर इवन CO2 और ऑक्सैलिक एसिड भी ऑब्टेन हो जाता है। तो अभी तक जो हमने डिफरेंट 4 पॉइंट्स लिखे, तो उसमें आपने देखा कि अगर डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाए तो उस केस में हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिलेंगे। तो इस तरीके से ग्लाइकॉल की ऑक्सीडेशन से ये थोड़ी हटके है, क्योंकि अब हम जो डिफरेंट यहाँ पर प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं मैंने, ये ऑब्टेन कर सकते हैं। ग्लाइकॉल में तो किसी एक जगह पे ऑक्सीडेशन को स्टॉप करना ही काफी मुश्किल होता था। और फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद आप लिखोगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ग्लिसरॉल की अगर हम डिहाइड्रेशन करें विद एनी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जैसे पोटेशियम बाइसल्फेट हो, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो, या फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5 वगैरह हो जाए, तो उससे हमें मिलता है एक्रोलीन, दैट इज अल्फा बीटान सैचुरेटेड एल्डिहाइड होता है वो। तो आप लिख सकते हो इसमें डिहाइड्रेशन में कि डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल विद dehydrating agents like potassium hydrogen sulfate, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट को हम पोटेशियम बाइसल्फेट भी बोल देते हैं। KHSO4 और कंसेंट्रेटेड H2SO4 और फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। तो ये डिहाइड्रेशन होगी किस तरह से, उसके लिए ग्लिसरॉल का मैं जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा है उसको चेंज करके लिखता हूं, ताकि आपको क्लियरली आइडिया हो जाए कि जो प्रोडक्ट बनना है वो किस तरीके से बनेगा। तो ये है ग्लिसरॉल। इसमें आप देख सकते हो कि 3 OH ग्रुप्स हैं। मैंने नो डाउट ये वाला OH ग्रुप जो है डायरेक्शन चेंज करके बैक साइड में लिख दिया है, पर ऐसा करने से जो प्रोडक्ट बनना है वो आपको ज्यादा क्लियरली समझ लगेगा। एक वाटर अब यहां से निकल जाएगा, क्योंकि जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हम यूज कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है, तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल इधर से निकल जाएगा। इस तरीके से 2 वाटर मॉलिक्यूल लूज हुए, तो हमें क्या मिला, एक तो यहां पर डबल बॉन्ड होगा इन दोनों कार्बन में, और इन दोनों कार्बन में भी डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो हमें ऑब्टेन होगा ये वाला प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट बना उसमें आप देख सकते हो कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसी के साथ ही OH ग्रुप लगा है। तो ये हमने पहले भी किया था, इनोल। इसको इनोल फॉर्म कहा जाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड हो तो इन, अल्कोहलिक ग्रुप हो तो ओल, तो दिस इज इनोल फॉर्म। तो आपको ये भी पता है कि इनोल फॉर्म जो है वो एज सच स्टेबल नहीं होती। यहाँ पर कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म होगा, तो उस टॉटोमेरिज्म से ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द एक्रोलीन। तो यहाँ पर टॉटोमेरिज्म होगा। तो ये मैंने बताया था आपको कि किस तरह से हम लिख सकते हैं जो प्रोडक्ट बनना है, कि हाइड्रोजन जाएगा इधर, तो पाई बॉन्ड जो है वो आ जाएगा इन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो जो हमें इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कीटो फॉर्म मिली वो अपीयर होगी लाइक दिस। तो इसको कहा जाता है एक्रोलीन। कॉमनली इसका कॉमन नेम है एक्रोलीन। अब इसमें देखो ये कैसा एल्डिहाइड है,
जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हो उसको मैंने आपको बताया था अल्फा कार्बन कहते हैं हम, और उसके अगली कार्बन को बीटा, फिर उससे अगली को गामा। तो यहां पर जो अनसैचुरेशन है वो कहां पर है, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में। तो इसीलिए हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि इट इज एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो ये एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है। अब एक्रोलीन जो है इसकी स्मेल जो होती है वो बहुत खराब होती है, मतलब बड़ी बैड स्मेल होती है इसकी। तो इसीलिए ही इस रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं एज ए टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लिसरॉल, कि अगर ग्लिसरॉल है तो ग्लिसरॉल की हम डिहाइड्रेशन कर दें विद डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, जैसे पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट है, या कंसेंट्रेटेड H2SO4 है, या फिर आपने P2O5 यूज किया अभी। तो इन तीनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में जो डिहाइड्रेशन होगी उससे हमें जो लास्ट एंड प्रोडक्ट है वो मिलेगा एक्रोलीन। तो इस तरीके से हम इसी रिएक्शन को यूज भी कर सकते हैं एज ए टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन। तो इसके साथ जो हमारे हम कर रहे थे पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स, दैट इज ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल, ये दोनों होते हैं खत्म। तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाले कंपाउंड्स हैं इन्हीं में ही तीसरा पार्ट होता है फिनोल्स का। तो इसके बाद हम करेंगे फिनोल्स। तो सबसे पहले फिनोल्स के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कि फिनोल्स होती क्या हैं। आपको पता है कि अगर तो एलिफैटिक चेन के साथ कोई OH ग्रुप लग जाए तो इसको हम कहते हैं अल्कोहल। तो यहाँ पर एलिफैटिक चेन है यानी कि स्ट्रेट चेन अल्केन है, कोई सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड हो। पर अगर एरोमेटिक रिंग के साथ यानी कि बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली OH ग्रुप लगा दिया जाए तो ये होती है फिनोल, इसको कहा जाता है फिनोल। नो डाउट इसमें एक एरोमेटिक रिंग है तो हमें देखने में लगता है कि ये एरोमेटिक अल्कोहल है, पर फिनोल को एक अलग ही कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। इनको हम बोलेंगे फिनोल्स ही, ये एरोमेटिक अल्कोहल्स नहीं है। अल्कोहल होगी जब एलिफैटिक चेन के साथ OH ग्रुप लगा हो। तो जैसे यहां पर मैं आपको एक एरोमेटिक अल्कोहल भी लिखकर बताता हूं कि बेंजीन के ऊपर कोई भी अल्काइल चेन लगा दो जितनी मर्जी बड़ी, उसके साथ अगर कोई OH ग्रुप लगा है तो ये एक एरोमेटिक अल्कोहल है। फिनोल को हम एरोमेटिक अल्कोहल नहीं कहेंगे, फिनोल को एक अलग ही कैटेगरी में हम काउंट करते हैं। तो दैट इज फिनोल। ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या होगा। अब बेंजीन के ऊपर अगर CH3 ग्रुप लगा हो तो उसको हम टोलुइन बोलते हैं, और अगर एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर दें किसी और एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ तो जो इस ब्लू सर्कल के अंदर है ग्रुप उसको कहा जाता है बेंजाइल। और बेंजाइल ग्रुप के साथ एक OH ग्रुप लगा है इसलिए इसको हम कहेंगे बेंजाइल अल्कोहल। तो ये एक एरोमेटिक अल्कोहल है, इट इज एन एरोमेटिक अल्कोहल। जो फिनोल है वो एरोमेटिक अल्कोहल नहीं है। तो जो बेंजाइल अल्कोहल है या कोई और एरोमेटिक अल्कोहल है वो तो अल्कोहल्स वाली प्रॉपर्टीज पूरी शो करती है, पर जो फिनोल है इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सारी डिफरेंट होती हैं काफी। तो इसलिए अब हम शुरू करने लगे हैं फिनोल्स। तो कई फिनोल्स हैं जिनके कॉमन नेम्स भी IUPAC सिस्टम ने एक्सेप्ट कर लिए और उनके कॉमन नेम्स ही ज्यादा पॉपुलर हैं। तो वो कौन से कंपाउंड्स हैं वो हम देखते हैं। जैसे फिनोल के बारे में तो मैं आपको बता चुका, अगर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली लगा दिया जाए OH ग्रुप तो इसको कहते हैं फिनोल।
और अगर उसके साथ मिथाइल ग्रुप लगा दिया जाए कहीं भी, जैसे यहां पर मैंने ऑर्थो पोजीशन पे लगाया है मिथाइल ग्रुप, तो इनको हम कहते हैं क्रीसोल्स। तो जैसे यहां पर ऑर्थो क्रीसोल है, अगर इधर लगा होता CH3 ग्रुप तो हम इसको कहते मेटाक्रीसोल, क्योंकि अब मिथाइल ग्रुप लगा है मेटा पोजीशन पर, तो इसको कहा जाएगा मेटाक्रीसोल। और अगर मिथाइल ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन पर लगा हो तो इसको कहा जाता है पैराक्रीसोल। मतलब बेसिकली ये है कि अगर बेंजीन रिंग या फिनोल के साथ एक हम मिथाइल ग्रुप और लगा दें तो उसको हम कहेंगे क्रीसोल। फिर अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप्स लगे हों बेंजीन रिंग में तो तब उनके लिए हम क्या नाम यूज करेंगे? जैसे दो OH ग्रुप्स लगे हों अगर, तो दोनों OH ग्रुप्स जो हैं वो ऑर्थो पोजीशन पर भी हो सकते हैं, एक दूसरे से मेटा पोजीशन पर भी हो सकते हैं, जैसे ये केस है, या एक दूसरे से पैरा पोजीशन पर भी लगाए जा सकते हैं, जैसे ये है। तो अब इनके नाम क्या होंगे? अगर दोनों OH ग्रुप्स लगे हों एक दूसरे से ऑर्थो पोजीशन पर तो इसको कहा जाता है कैटेकॉल, और अगर एक दूसरे से मेटा पोजीशन पर लगे हों तब इसको हम कहते हैं रिसोर्सिनोल। रिसोर्सिनोल। और अगर एक दूसरे से पैरा पोजीशन पर लगे हों तब इसको कहा जाता है क्विनोल या पैराक्विनोल। तो कॉमनली हम इसको बुलाते हैं क्विनोल। तो इस तरीके से ये भी नाम आपको याद रखने हैं फिनोल्स में। फिर इसके बाद अगर हम दो से भी ज्यादा यानी कि तीन तीन OH ग्रुप्स लगा दें बेंजीन रिंग के ऊपर तो तब इनके नाम क्या होंगे? तो जो फर्स्ट लाइन में मैंने लिखे हैं वो मैं उनके नाम मिटाकर नए शुरू करता हूं लिखने। अब अगर तीन तीन OH ग्रुप्स लगा दिए जाएं अगर तो तीनों OH ग्रुप्स जो हैं वो नेबरिंग कार्बन्स के ऊपर ही लगाए जाएं तो फिर हम इसको कहते हैं पाइरोगैलोल। इस कंपाउंड को कहा जाएगा पाइरोगैलोल। और अगर दो OH ग्रुप्स हों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशन पर और एक OH ग्रुप कहीं भी, अब जो चारों पोजीशंस हैं ये चारों आइडेंटिकल हैं, जहां मर्जी OH ग्रुप लगा दो सिर्फ एक ही कंपाउंड होगा जिसको हम कहेंगे हाइड्रोक्सीक्विनोल। क्योंकि आप ये तो पढ़ चुके हो कि अगर OH ग्रुप्स दो लगे हों पैरा पोजीशन पर तब हम इसको क्विनोल बोलते हैं, और अगर एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोक्सीक्विनोल। तो ये जो कंपाउंड है इसको कॉमनली कहा जाता है हाइड्रोक्सी क्विनोल। और अगर जो तीनों OH ग्रुप्स हैं एक दूसरे से बिल्कुल पैरा पोजीशन पर मेटा पोजीशन पर लगा दें हम ये, तो इस कंपाउंड को कहा जाएगा फ्लोरोग्लूसिनोल। फ्लोरोग्लूसिनोल। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप्स लगे हों तो उस केस में भी जो उनके स्पेशल नेम्स हैं हम कॉमनली यूज करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। तो अब फिनोल्स में ही मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH ग्रुप लगा है और उसके साथ कोई और ग्रुप भी लगा दिया जाए तब उसका नाम क्या होगा?
जैसे अगर ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो तो इसको हम कहते हैं सैलिसिलैल्डिहाइड। सैलिसिलैल्डिहाइड। और अगर हम जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा है उसके नेबरिंग कार्बन पे कार्बोक्सिल ग्रुप लगा दें तो तब इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? इसको कहा जाता है सैलिसिलिक एसिड। और ये वाली एरोमेटिक अल्कोहल जो है इसके बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये है बेंजाइल अल्कोहल। तो यही अगर बेंजीन रिंग के ऊपर जो हमारे पास अल्काइल साइड चेन लगी हो उसमें कोई OH ग्रुप हो तो उसको एरोमेटिक अल्कोहल कहा जाएगा, फिनोल को नहीं। तो ये जो OH ग्रुप लगाया मैंने तो बहुत छोटी, सबसे छोटी जो मिथाइल साइड चेन होती है उसके साथ ही OH ग्रुप लगा दिया है। तो इसके अलावा भी जितनी मर्जी लंबी चेन हो जाए जैसे ये वाला कंपाउंड है तो इस कंपाउंड को भी हम एरोमेटिक अल्कोहल ही कहेंगे। तो इसका नाम क्या होगा? तो ये नाम आपको जब IUPAC नोमेनक्लेचर करवाया गया था उसमें मैंने बताया था कि जब दो चेन्स हों, एक ओपन चेन है एक साइक्लिक चेन है, तो दो चेन्स हों तो किसको हम पेरेंट चेन लेंगे और किसको साइड चेन, ये डिसाइड करता है फैक्टर कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किधर है। जिस चेन के साथ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लगा हो उसको हम कहते हैं पेरेंट चेन। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है OH ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप वो लगा है ओपन चेन के साथ, तो ये होगी पेरेंट चेन। और बेंजीन रिंग जहां पर है एक ब्रांच। तो जब नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन करनी होती है IUPAC नेम लिखने के लिए हम नंबरिंग भी करते हैं पेरेंट चेन की। तो उस केस में यहां पर आप देखोगे 1 2 3 4। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो यहां पर फर्स्ट कार्बन के ऊपर ही OH ग्रुप है, तो बेंजीन रिंग जब साइड चेन के तौर पर यूज की गई तो इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे फिनाइल। और ये कहां पर है? फोर्थ कार्बन पे। तो इस कंपाउंड का नाम होगा 4 फिनाइल। फिर उसके बाद पेरेंट चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूट वर्ड रूट हम यूज करेंगे। सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं तो इसके लिए प्राइमरी सफिक्स होता है एन। और अल्कोहल के लिए जो सफिक्स है दैट विल बी ओल, OL। तो ओल शुरू होता है एक वॉवल से, तो इसलिए जब वॉवल से सफिक्स शुरू हो तो हम एन का ई उड़ा देते हैं, वो नहीं लिखते। तो फर्स्ट कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा है तो इसलिए इसको हम कहेंगे ब्यूटेन 1 ओल। तो इस तरीके से आपने देखा कि डिफरेंट जो साइड चेन्स हों या डिफरेंट टाइप्स की जो फिनोल्स हैं, यानी कि बेंजीन रिंग के साथ अगर डायरेक्टली OH ग्रुप लगा है तो उनके जो कॉमन नेम्स हैं कई, वही IUPAC सिस्टम ने एज सच एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो इस तरीके से इन सभी के नेम्स भी आपको याद रखने हैं। जैसे फिनोल के साथ एक किसी जगह पे भी ऑर्थो मेटा पैरा पे अगर मिथाइल ग्रुप लगा दिया जाए तो उसको हमने क्रीसोल कहा था। फिर अगर दो OH ग्रुप लगे हों बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली, तब अगर नेबरिंग कार्बन पे लगे हैं तो कैटेकॉल, एक दूसरे से मेटा पोजीशन पर लगे हैं तो रिसोर्सिनोल, और अगर एक दूसरे से पैरा पोजीशन पर लगे हैं तो क्विनोल हमने उसके लिए यूज किया था नाम। और अगर तीन तीन OH ग्रुप्स हों, तीनों अगर नेबरिंग कार्बन एटम के ऊपर लगे हों तो उसके लिए हम यूज करते हैं नेम पाइरोगैलोल। और अगर एक छोड़कर एक लगा हो कहीं भी और दो OH ग्रुप्स हों ऑपोजिट साइड्स पे, ऑपोजिट साइड ऑफ बेंजीन रिंग पे,
तब उसके लिए हमने यूज किया था हाइड्रोक्सीक्विनोल। और अगर तीनों OH ग्रुप्स ऑल्टरनेट पोजीशंस पर लगे हों, यानी कि एक एक पोजीशन छोड़कर, तो तब हमने उसके लिए यूज किया था नाम फ्लोरोग्लूसिनोल। तो इस तरह से जो फ्लोरोग्लूसिनोल है वो नाम करने के बाद हम करेंगे आगे जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स हैं। तो फिनोल्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो हैं उनसे हम फिनोल्स की बात अब शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम दोनों तरह के करेंगे, लेबोरेटरी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उसी तरीके से इंडस्ट्रियल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी। जैसे सबसे पहले हम करेंगे लेबोरेटरी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो फर्क क्या होता है लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इंडस्ट्रियल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में? बेसिकली लेबोरेटरी में हम जो भी कोई रिएक्शन करते हैं उसके लिए हम इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं कर सकते, या प्रेशर जो है हाई प्रेशर अटेन नहीं कर सकते। टेम्परेचर लो रखना होता है। क्यों? क्योंकि जब भी हमने किसी रिएक्टेंट को हीट करना है तो कैसे हीट करते हैं? या तो हम उस रिएक्टेंट वाले कंटेनर को वाटर बाथ में रख के हीट करते हैं, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैक्सिमम टेम्परेचर वाटर बाथ में हो सकता है 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम ऑयल बाथ में रख के हीट करें तो ऑयल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज अबाउट 250 टू 300 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हम 250-300 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम हीट नहीं कर सकते। और लेबोरेटरी में क्योंकि कांच के अपरेटस होते हैं तो इसलिए बेहद हाई प्रेशर भी अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो लेबोरेटरी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो हैं उनमें हम थोड़ी लाइट कंडीशंस यूज़ करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा हैवी नहीं। तो यही डिफरेंस है। तो जो लेबोरेटरी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हैं उनमें हम सबसे पहले करेंगे फ्रॉम डायज़ोनियम सॉल्ट्स। तो डायज़ोनियम सॉल्ट्स आप हेलोएरीन्स में भी पढ़ चुके हो, तो वहां पर भी आपको बताया था कि जो डायज़ोनियम ग्रुप होता है दैट इज क्वाइट ए लेबाइल ग्रुप। लेबाइल का मतलब है इजीली रिप्लेसेबल। जब हमने डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन की थी हेलोएरीन्स में, आपने सैंडमेयर्स रिएक्शन और गेटरमैन्स रिएक्शन, फिर बाल्स शीमन रिएक्शन में डायज़ोनियम सॉल्ट्स यूज किए थे। उन सभी केसेस में हम टेम्परेचर रखते थे बिटवीन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, और उस टेम्परेचर पर भी जो डायज़ोनियम सॉल्ट्स हैं वो स्टेबल रहते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी, ओनली अप टू 1 आवर और 1.5 आवर। तो अगर हम फटाफट चाहें कि जो डायज़ोनियम ग्रुप है वो OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाए तो हम वार्म कर देंगे रिएक्शन मिक्सचर को, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन में ही तो हो रही है रिएक्शन, इसलिए कोई बाहर से भी वाटर ऐड करने की टेंशन नहीं होती है। जस्ट डायज़ोनियम सॉल्ट वाले रिएक्शन मिक्सचर को आप वार्म करो तो जो कन्वर्जन है वो हो जाएगी। इस तरह से जो डायज़ोनियम ग्रुप है वो फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा मेथड है क्योंकि इसमें कोई भी हमें स्ट्रॉन्ग कंडीशन यूज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो डायज़ोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन है वो भी आप कर चुके हो कि डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन हम करते हैं एनिलीन में HONO और HCl डाल के। तो इस तरीके से ये थोड़ा काफ़ी यूजफुल मेथड है फ्रॉम डायज़ोनियम सॉल्ट। फिर उसके बाद बाय डीसल्फोनेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो सेकंड मेथड जो है वो आप लिखोगे सेकंड मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स, ये मेथड। अब सल्फोनिक एसिड वाला ग्रुप भी आपको पता है कि SO3H ग्रुप को हम कहते हैं सल्फोनिक ग्रुप। तो ये हुआ बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
इसमें अगर हम कोई अल्कली ऐड करें, जैसे इसमें मैं NaOH ऐड करूं अगर, तो यहां से H एसिड है तो H पॉजिटिव देगा, ये बेस है तो OH नेगेटिव देगा। ये दोनों मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल लूज करवा देंगे और वाटर मॉलिक्यूल लूज होने के साथ बन जाएगा सोडियम सॉल्ट। तो यहां पर हमें मिलेगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। फिर इसमें अगर हम NaOH डाल के इसको हीट करें थोड़ा, तो पहली बात तो होगी कि NaHSO3 सोडियम बाइसल्फेट लूज हो जाएगा, बाइसल्फाइट, सोडियम बाइसल्फाइट लूज हुआ और ऊपर बनेगा पहले OH, और जैसे ही OH बना उसी टाइम वो NaOH के साथ फर्दर रिएक्शन करके सोडियम सॉल्ट बना देता है। ये बात आप बार बार पढ़ोगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स में। जहां कहीं भी एल्केलाइन मीडियम हम यूज करें तो वहां पर आप देखोगे कि फिनोल नहीं बल्कि हमें उसका सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट मिलता है। क्यों होती है ये रिएक्शन, ये हम जब फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि फिनोल्स जो होती हैं ये मोर एसिडिक होती हैं वाटर से और अल्कोहल से। वाटर से क्योंकि ज्यादा एसिडिक हैं तो इसलिए ये अल्कली के साथ रिएक्शन करके वाटर को लिबरेट कर देती हैं। तो वो हम बाद में समझेंगे बात। पहले तो हमें प्रिपेयर करनी है फिनोल। तो इस सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोल या सोडियम फिनॉक्साइड से जो फिनोल बनानी है वो किस तरह से बनेगी, मतलब हमने सोडियम को हाइड्रोजन से रिप्लेस करना है। तो ऐसी रिएक्शंस हमने बहुत ज्यादा की थी हेलो एल्केन्स में, कि जब सोडियम को हम हेलोजन दिखा दें, किसी भी मेटल को कोई हेलोजन अगर दिखा दें तो वो मेटल हेलाइड बनकर फटाफट निकल जाता है। इसमें अगर मैं डाइल्यूट HCl ऐड कर दूंगा तो माइनस हो जाएगा NaCl और यहाँ पर फिनोल जो है वो ऑब्टेन हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि जहां कहीं भी हम फिनोल्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में एल्केलाइन मीडियम यूज करेंगे, मतलब अल्कली यानी कि KOH NaOH वगैरह यूज करेंगे, तो हमें हमेशा सॉल्ट ऑफ फिनोल मिलेगा, कभी भी फिनोल एज सच नहीं मिलेगी। उससे हमें फिनोल रीजनरेट करनी पड़ेगी बाय द एक्शन ऑफ HCl। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड या बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम प्रोड्यूस कर लेते हैं फिनोल। फिर इसके बाद तीसरा मेथड आएगा, ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपने एल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में भी की थी। तो इट इज बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड या सोडियम सैलिसिलेट इसको कॉमनली कहा जाता है। बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सैलिसिलेट। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो हमने एल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में की थी उसमें हमने देखा था कि जो भी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको हम फ्यूज करते हैं विद सोडा लाइम। सोडा लाइम होता है मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लाइम, इसके साथ इसको करेंगे फ्यूज। सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी बात हुई थी कि ये आयनिक कंपाउंड है इसलिए रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। तो यहां से 1 मोल Na2CO3 जो है दैट विल बी लॉस्ट, और इससे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन लग जाती है। पर अब हमने करना है सैलिसिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, यानी कि ये है सोडियम सैलिसिलेट, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करनी है। तो इसमें से सबसे पहले तो बात ये होगी कि यहां से Na2CO3 निकल जाएगा और इसकी जगह पे हाइड्रोजन लग गया।
पर रिएक्शन इतनी भी सीधी नहीं है, क्योंकि हमारे आइडिया के मुताबिक तो फिनोल बन गई जब Na2CO3 लूज हुआ। पर अगर आप देखो तो अल्कली ऐड किया है हमने फिनोल में, OH ग्रुप है ऊपर, तो अल्कली उसके साथ फर्दर रिएक्शन करके उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोल, यानी कि सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। तो इसलिए यहां पर 2 मोल NaOH यूज होंगे, 1 मोल तो डीकार्बोक्सिलेशन करेगा और दूसरा मोल इधर सोडियम सॉल्ट बना देगा, लाइक दिस। इस तरह से रिएक्शन होगी। फिर इसका अगला स्टेप होगा कि सोडियम फिनॉक्साइड से फिनोल को कैसे हमने जनरेट करना होता है। तो वो तरीका भी हमने अभी किया था कि इसमें हम डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे, तो यहां से 1 मोल NaCl विल बी लॉस्ट एंड यू विल गेट फिनोल। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि कहीं भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में अगर मीडियम एल्केलाइन हो गया तो हमें डाइल्यूट HCl डाल के फिनोल को उसके सॉल्ट से जनरेट करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम डीकार्बोक्सिलेशन अगर कर लें सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड की, तो उससे भी जो फिनोल है वो प्रिपेयर की जा सकती है। तो फिर हम करते हैं 4th मेथड। ये आखिरी मेथड होगा लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, बाय ऑक्सीजनेशन ऑफ एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट्स। ऑक्सीजनेशन का मतलब है ऑक्सीजन की एडिशन करनी है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम कोई भी यूज कर लें, अगर से हमने ये लिया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमने यूज करना है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसमें एयर में से ही ऑक्सीजन आ जाएगी। तो जो ऑक्सीजन है वो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में फिट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें मिलेगा ये वाला सब्सटेंस। अब ये बना, तो ये आपने अल्कोहल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में भी बार बार यूज किया था कि इसमें से अगर हमें MgBr को निकालना हो तो हम इसको ट्रीट करते हैं विद एसिडुलेटेड वाटर, यानी कि एसिडिफाइड वाटर। वाटर में अगर हम एसिड ऐड करें तो नो डाउट उसकी आयोनाइजेशन हो जाती है इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। H पॉजिटिव चाहे एक्वस सॉल्यूशन में एज सच एग्जिस्ट नहीं करता, ये हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट किया करता है, पर क्योंकि रिएक्शन में H पॉजिटिव ने ही पार्टिसिपेट करना है इसलिए मैंने H पॉजिटिव ही लिखा है। और यहां पर जो सॉल्ट बना, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज होगा, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और आपको पता है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो O नेगेटिव के साथ जाके H पॉजिटिव जुड़ जाएगा यानी कि फिनोल बनेगी, और Mg पॉजिटिव के साथ OH नेगेटिव जाके अटैच हो जाएगा और हमें मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। तो इस तरीके से हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ऑक्सीजन ऐड करके उसको कन्वर्ट कर लिया इनटू फिनोल। तो ये थे लेबोरेटरी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि जो ऑर्डिनरी कंडीशंस में हमने प्रिपरेशन की है फिनोल की, कहीं कोई हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर यूज नहीं किया है। तो अब करेंगे हम इंडस्ट्रियल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जिनमें थोड़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस जो हैं वो हम यूज कर लेते हैं। तो आप लिख सकते हो इंडस्ट्रियल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन।
इंडस्ट्रियल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले हम करते हैं डाउस मेथड। ये वाला मेथड हमने किया था ऑलरेडी हेलोएरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में, जब हमने देखा था, कंपैरिजन भी मैंने आपको करवाया था कि हेलोएल्केन्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोएरीन्स। कि अगर हम हेलोएल्केन में, जैसे मैं एग्जांपल लेकर फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूं कि अगर हेलोएल्केन में अल्कली ऐड करें हम लाइक NaOH, तो यहां से 1 मोल NaCl विल बी लॉस्ट और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाएगा विद दिस कार्बन, तो आपको मिल जाएगी अल्कोहल। तो ये वाली रिएक्शन तो हो जाती है बड़ी इजीली, इंस्टेंटली। पर अगर हम ऐसी ही सीक्वेंस चाहें हेलोएरीन में, तब होती है मुश्किल। इस केस में आपने देखा था कि 623 केल्विन टेम्परेचर की जरूरत पड़ी थी, 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर यूज करना पड़ा था, तब यहां से NaCl लूज हुआ और OH ग्रुप जाके बेंजीन रिंग के ऊपर लगा, और फिनोल क्योंकि ज्यादा मोर एसिडिक होती है वाटर से, तो ये वाटर को डिस्प्लेस कर देगी फ्रॉम NaOH। तो मतलब कि दूसरा मोल NaOH का भी यूज होगा और साथ में एक वाटर लूज होकर हमें मिलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोल। ये चीज बनी। अब अल्कोहल्स में हम देखते हैं, हेलोएल्केन्स में अगर हम अल्कली ऐड करें तो इंस्टेंटली अल्कोहल बन जाती है अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, पर जब हम हेलोएरीन्स यूज करें तो तब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर यूज करना पड़ता है, और साथ में अब यहां पर हमें तो चाहिए फिनोल, OH ग्रुप चाहिए, ONA नहीं। तो यहां से सोडियम को रिप्लेस करना है अगर विद हाइड्रोजन, तो हमें ऐड करना होगा डाइल्यूट HCl। तो इसमें डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे अगर, तो NaCl लूज हो जाएगा और हमें मिलेगी फिनोल। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हेलोएरीन से फिनोल बनानी कितनी डिफिकल्ट है। ये ऑर्डिनरी कंडीशंस में हम नहीं कर सकते, इसके लिए तो नो डाउट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर इसकी जरूरत रहती ही है। तो इस तरीके से तो ये रिएक्शन हुई पहला मेथड। फिर सेकंड है बायक्यूमीन प्रोसेस। तो ये डॉज प्रोसेस तो हमने पहले भी किया था हेलोएरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में, पर ये जो है सेकंड बायक्यूमीन प्रोसेस, ये बिल्कुल नया है। अब सबसे पहले कि ये क्यूमीन क्या चीज है। क्यूमीन हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन को कहते हैं जब बेंजीन रिंग के ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हो। तो ये हम किस तरह से लगाएंगे, इतना तो हमने एरीन्स में पढ़ा था कि जो एरीन्स होती हैं दे शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मोस्ट रेडिली। बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बड़ा रेडिली हो जाता है। अब इसमें एल्कीन में से अगर हमने इलेक्ट्रोफाइल प्रिपेयर करना है तो उसका तरीका क्या है कि इसमें हम फॉस्फोरिक एसिड ऐड करते हैं एट ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 523 केल्विन। किस तरह से रिएक्शन होगी ये, फॉस्फोरिक एसिड है तो दिस बीइंग एन एसिड विल गिव H पॉजिटिव आयन। तो वो H पॉजिटिव आयन जो है वो अटैक करेगा ओवर एल्कीन। तो इसमें ऐड होगा मार्कोनिकोव वे में, कि जैसे मार्कोनिकोव रूल्स में हम करते थे कि हाइड्रोजन गोज टू द कार्बन कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, और जैसे ही कोई इलेक्ट्रोफाइल किसी पाई बॉन्डेड कार्बन को अप्रोच करे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो ट्रांसफर टुवर्ड्स दैट कार्बन। नेचुरल बात है, जब H पॉजिटिव इसके पास आएगा तो लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन तो खींचे ही आएंगे, और जो इस कार्बन का एक वीक पाई बॉन्ड था विद अदर कार्बन वो अब हाइड्रोजन के साथ फॉर्म हो जाएगा। तो हमें मिलेगा आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। ये क्योंकि इस पाई बॉन्ड में
एक इलेक्ट्रॉन तो इस मिडल कार्बन का भी है, जब इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो मिडल कार्बन विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, और अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना तो बिल्कुल डेफिनेट बात है। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हुआ जो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, जैसे आपने पहले पूरी डिटेल में स्टडी की है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, फिर सल्फोनेशन वगैरह भी। तो इस तरीके से बेंजीन के ऊपर ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा। ये वाली कार्बन जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो हुई है। तो ये रिएक्शन तो चलेगी ऐसे। फिर इसके बाद जो ये क्यूमीन बना, इस क्यूमीन से आगे हमें फिनोल बनानी है, इसको फिनोल में कन्वर्ट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए पहले क्यूमीन जो बनी इसकी ऑक्सीजनेशन करनी पड़ेगी, यानी कि इसमें ऑक्सीजन ऐड करनी पड़ेगी थोड़ी, जो कॉमनली एयर में से अवेलेबल होती ही है, क्योंकि एयर में अबाउट 20% ऑक्सीजन है। तो वहां से हाफ मोल ऑफ O2 आएगा फ्रॉम एयर, तो इसकी ऑक्सीडेशन होकर बन जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। कुछ इस तरह से। और फिर इसमें हम एसिडिफाइड वाटर ऐड करके इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो यहां से कुछ इस तरह से ब्रेकअप होगा सिस्टम कि एक हमें मिल जाएगा एसीटोन का मॉलिक्यूल, और ये जो OH ग्रुप है बेंजीन रिंग के ऊपर आके डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से फिनोल मिल जाएगी। तो ये क्यूमीन प्रोसेस जो है ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि इससे प्रोपीन की कमर्शियली बड़ी अच्छी यील्ड ऑब्टेन हो जाती है। तो इस तरीके से साथ में एसीटोन जो है दैट इज फॉर्म्ड एज ए बाई प्रोडक्ट। तो हमने पहले क्यूमीन बनाई थी बेंजीन में प्रोपीन ऐड करके, तो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन बनी। इसकी फिर ऑक्सीजनेशन करके क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बना, और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करके हमने फिनोल और एसीटोन जो है वो बना ली। तो इन कंपाउंड्स के नेम्स भी आपको याद रखने हैं। दिस कंपाउंड इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या इसको कॉमनली हम क्यूमीन कहते हैं, और ये उसका हाइड्रोपरऑक्साइड है। अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो तो परऑक्साइड होता है, एक तरफ अब हाइड्रोजन है तो इसको आप कहोगे क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। तो उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके हमने फिनोल बना ली, और साथ में एसीटोन जो है वो इस ऐसे ही बन जाती है। तो ये था सेकंड मेथड जो कमर्शियली काफी ज्यादा आजकल यूज होता है। फिर इसके बाद थर्ड मेथड है बाय राशिग्स प्रोसेस। तो ये भी बेसिकली हम यूज करते थे हेलोएरीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में ही। कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन था हेलोएरीन का, जिसमें हम हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर वगैरह यूज करते हैं। तो किस तरह से ये रिएक्शन हुई थी ये आप देख सकते हो कि बेंजीन के 2 मोल प्लस 2 मोल्स HCl प्लस O2 फ्रॉम एयर in the presence of cupric chloride, CuCl2 and FeCl3, और हीट करना होता है अप टू 525 केल्विन। तो हमें मिल जाती है क्लोरोबेंजीन।
2 मोल बने क्लोरोबेंजीन के प्लस वाटर, और फिर इस क्लोरोबेंजीन को फिनोल में कन्वर्ट करना होगा। तो फिनोल में इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे हम, ये क्योंकि कमर्शियल मेथड है तो इसलिए हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वगैरह सूटेबल है, कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको अगर हम हीट करें विद स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका एट ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 700 to 800 केल्विन, तो तब हमें जो फिनोल है वो ऑब्टेन हो जाती है प्लस HCl। तो इस तरीके से जो इंडस्ट्रियल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हैं उनमें हम देखते हैं कि जो फिनोल्स हैं वो प्रिपेयर की जा सकती हैं कमर्शियली। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं ये भी, क्योंकि ज़्यादा यही यूज़ किए जाते हैं। तो इसके साथ जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स हैं वो होते हैं ख़त्म। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करने के बाद आपको सीक्वेंस तो याद होगी कि अगला स्टेप क्या होगा। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बाद हम किया करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आप जानते हो कि हम 2 ही स्टडी करते हैं बेसिकली। फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 सॉल्युबिलिटी। अब आपको पता है कि वाटर में कौन से टाइप के कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं। तो वाटर में सिर्फ वो कोवेलेंट कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकें। तो अब फिनोल में OH ग्रुप तो है, जैसे अगर हम लिखें ये है फिनोल, फिनाइल ग्रुप को मैंने PH लिख लिया, तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है। जैसे इसके बाद मैं लिख दूं यहां पर वाटर, और इसके बाद फिर से आई फिनोल, और इधर भी वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल आए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो फिनोल होती है वो वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर लेती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड अगर फॉर्म हो गए तो वाटर में सॉल्युबिलिटी तो हो जानी चाहिए, पर यहां पर साथ में एक हाइड्रोफोबिक फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है, बेंजीन रिंग है, तो ये इसका साइज होता है काफी बड़ा। तो अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो डोमिनेंट हुआ तो उस कारण इसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर होगी काफी कम। तो आप सॉल्युबिलिटी हेडिंग लिखकर लिख सकते हो आगे, फिनोल्स आर sparingly soluble in water because the hydrophobic aryl group almost completely मास्क कर देता है, मतलब कवर कर देता है the polar character of OH ग्रुप। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो OH ग्रुप ने करनी है, तो ये जो नीचे बड़ा सा हाइड्रोफोबिक फिनाइल ग्रुप है ये उसको डोमिनेट कर जाता है, तो इसलिए वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी बड़ी कम होती है। पर जो कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें तो नो डाउट फिनोल फ्रीली सॉल्युबल रहेगी ही रहेगी। तो आप लिख सकते हो फुल स्टॉप के बाद कि हाउएवर these are soluble in common organic solvents like ethers, alcohols, benzene, etc.
तो फिर इसके बाद अगली फिजिकल प्रॉपर्टी होती है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपको पता है डिपेंड करता है सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में। तो फिनोल्स में कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होती हैं? तो फिनोल्स में होती हैं वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरह से ये दूसरा फिनोल मॉलिक्यूल आया, तो इसके आगे तीसरा फिनोल का मॉलिक्यूल जो है वो आएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की लाइन लग जाती है, ऑक्सीजन क्योंकि दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फिनोल जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें काफी इंटेंसिव हो जाती है। इस कारण फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली हायर होगा। तो आप लिख सकते हो बिकॉज ऑफ intermolecular hydrogen bonding, because of intermolecular hydrogen bonding, the boiling points of phenols are higher than the corresponding haloarenes and aromatic hydrocarbons of comparable size. of comparable size। और बॉइलिंग पॉइंट्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना करता है, वो भी अब हम डिस्कस करेंगे। आप लिख सकते हो, क्वेश्चन लिखो पहले कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल but paranitrophenol is not। but paranitrophenol is not। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो है वो स्टीम वोलेटाइल होती है, यानी कि स्टीम के साथ ही उसके वेपर्स बन जाते हैं। तो ऐसे क्यों हुआ? जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है कि OH ग्रुप वाली कार्बन के जो ऑर्थो पोजीशन है वहां पर एक नाइट्रो ग्रुप यानी कि NO2 ग्रुप लगा हुआ है। अब हाइड्रोजन तो फिनोल में सिर्फ एक हाइड्रोजन होती है जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यही करेगी। अगर हाइड्रोजन एक है तो सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो पाएगा, तो इसलिए यहां पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया विद इन द सेम मॉलिक्यूल। तो इसको हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लिया विद इन द सेम मॉलिक्यूल, तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ तो फिर नहीं करेगी। तो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इसमें फिर क्या कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी? एक तो वैंडरवाल्स फोर्सेस या फिर थोड़ी बहुत डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस। जबकि जो पैरानाइट्रोफिनोल होती है उसमें ये सिचुएशन नहीं आती है। पैरानाइट्रोफिनोल में जो नाइट्रो ग्रुप और OH ग्रुप है एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशंस पर होते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं अभी कि पैरानाइट्रोफिनोल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, कि वो स्टीम के साथ इवेपोरेट नहीं हो पाता। तो यहां पर पैरानाइट्रोफिनोल की मैं कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ करती है। तो ये हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है ऑक्सीजन के साथ, तो दिस इज कैपेबल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा अगली ऑक्सीजन के साथ। उसी तरीके से ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी अगली ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा।
तो ये सीक्वेंस इस तरीके से चलती रहेगी। तो जो पैरानाइट्रोफिनोल है उसमें हम देखते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जो फिनोल के मॉलिक्यूल्स हैं, पैरानाइट्रोफिनोल के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड रहते हैं वेरी स्ट्रांगली। तो जैसे ये वाले हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो बिकॉज ऑफ दीज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो पैरानाइट्रोफिनोल के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ काफी स्ट्रांगली अटैच्ड रहते हैं। तो इनको सेपरेट करना फॉर बॉइलिंग ये काफी डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। तो इसीलिए ही जो पैरानाइट्रोफिनोल है उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है। तो इसलिए आप लिख सकते हो दो लाइनें कि इन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल there is intramolecular hydrogen bonding, and as such the boiling point is low, while in paranitrophenol there is intermolecular hydrogen bonding and hence boiling point is high. Full stop. This way orthonitrophenol is steam volatile but paranitrophenol is not.